हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार की क्लासेस। डेट आज की 10 दिसंबर 2020 और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से। फिलहाल आप देखोगे इस पेज पे, एडिटोरियल पेज पे, ये चारों आर्टिकल्स बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स हैं। बट फर्स्ट आर्टिकल में वो ही रिफॉर्म से रिलेटेड बात है। बट यहाँ पर कल हमने ध्यान हो तो फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ डिस्कस की थी जिसमें जो नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि वी आर टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। तो उस पॉइंट को यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हम कितना मच ऑफ डेमोक्रेसी हैं और कितना हमारे डेमोक्रेसी एक तरीके से डिसइंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो ये वाला नीचे वाला पोर्शन है, ये देखेंगे। फिर आप देखोगे यहाँ पर मेकिंग अ स्पेक्टिकल। अभी ये वाला आर्टिकल भी कल, इसके बारे में भी न्यूज़ थी कल कि जिस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है जेल सिस्टम को, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको करेक्ट करने में, कि भाई जो वहाँ पर इनमेट्स हैं जो जेल में रह रहे हैं, उन लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं उनको आप क्यों मतलब परेशान होने दे रहे हो। जैसे एक चश्मे की चोरी हो जाना, किसी की स्ट्रॉ या फिर किसी का सिपर ये चोरी हो जाना, उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी जुडिशरी है, हाई कोर्ट है, उसको कहीं ना कहीं प्रेज़ किया जा रहा है। तो ये वाला आर्टिकल आप खुद से पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ काम की नहीं, बट एग्जाम्पल्स है कि हाँ जुडिशरी के लिए भी फेवर में भी कुछ चीज़ें बोली जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी देख लिए, तो एक और पॉइंट और ऐड कर सकते हो उस चीज़ में कि हाँ फेवर आ रहा है जुडिशरी का। ये वाला टॉलेस्ट एंड टॉलर, इसमें ये वाला आर्टिकल आप खुद ही देखोगे। ठीक है, फिर बात आती है टॉलेस्ट एंड टॉलर। इसकी अगर बात करें तो माउंट एवरेस्ट की बात की जा रही है, तो इसके बारे में कल आपने एक्सप्लेन पेज का पूरा डिटेल देखा होगा, उसमें अच्छे से बात की है। वही चीज़ें रिपीट हो रही है, कुछ नया नहीं है कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो बढ़ करके पता पड़ी है। पहले सैटेलाइट या फिर जीपीएस सिस्टम नहीं हुआ करते थे, तब 1954 में इंडिया ने जो डेटा डिक्लेयर किया था कि भाई माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है दैट इज़ 8,848 मीटर। ठीक है, और अभी चाइना और नेपाल ने मिलकर के अपने सर्वे कंडक्ट किए हैं जिसमें हाई टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स का भी यूज़ किया गया है। तो पता पड़ा कि ये हाइट 8,848 नहीं, ये 8,848.83 ये है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख लेना एक बार। जबकि 1990 के टाइम पे 1998 में या 1990 में, मुझे एग्जैक्टली फिगर आउट नहीं हो पा रहा है, इसमें यूएसए ने अपना खुद का कंडक्ट किया था। यूएसए ने भी एक डेटा डिक्लेयर किया था कि माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है, तो वो बताई थी यूएसए ने 8,850। बट अभी जो करेक्ट फाइनलाइज हुआ है वो कौन सा, 8,848.83। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एक तो ये आर्टिकल हो गया। दूसरा ये फेडरलिज्म से रिलेटेड आर्टिकल है, किस तरीके से फेडरलिज्म का जो इशू है उसको एक बॉल की तरह कभी इधर कभी उधर घुमाते रहते हैं, चाहे स्टेट हो, चाहे स्टेट्स हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो जानेंगे क्या इशू है, कहाँ कहाँ पर कुछ चीज़ें जिनको अभी इग्नोर किया जा रहा है, अंडरमाइन किया जा रहा है, जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, या फेडरलिज्म क्या थ्रेट्स का सामना कर रहा है, ये हम देखेंगे इस वाले आर्टिकल में। देखेंगे तो जो आंगनवाड़ीज हैं, ठीक है, उनको कैसे हम ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं और अभी करंट गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं। तो 3 आर्टिकल्स तो इस पेज से हो गए। फिर आइडिया पेज पे आप देखोगे ये रिफॉर्म से रिलेटेड है, आप देखना चाहो देख लेना, बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। ये वाला आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट जो नई पार्लियामेंट की बात हो रही है, सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट की। तो उसमें देखेंगे कि किस तरीके से अदर कंट्रीज़ में भी पार्लियामेंट बनी है आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस, और किस तरीके से इंडिया में अगर पार्लियामेंट अब बनती है तो उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो ये देखेंगे। ये वाला आर्टिकल आप खुद से पढ़ोगे, जिसमें शुरुआत में तो बड़ी टेक्निकल चीज़ें बताई हुई है, आप एक बार देख सकते हो इसमें। फिर बाद में एडल्ट्रेशन को लेकर के इशू बताया हुआ है विवेक देबरॉय जी के द्वारा, तो ये आर्टिकल आप ज़रूर देख लेना। तो इस तरीके से आइडिया पेज से अभी एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है रिफॉर्म एज पर मिस्टर कांत। अभी आप देखोगे कि नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने अपनी एक वेबिनार के टाइम पे एक स्टेटमेंट दिया कि वी आर टू मच, कि हमारे यहाँ वी आर टू मच डेमोक्रेसी, तो हमारे यहाँ पर टफ रिफॉर्म्स लेना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वी आर टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो यहाँ पर राइटर इसी चीज़ को पॉइंट लेकर के बोल रहे हैं कि बोला अगर हम डेमोक्रेसी ही होते तो क्या इस तरीके के फार्मर्स के कैंपेन चलते, क्या हमारे यहाँ पर जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं उनको जल्दबाजी में लाया जाता, क्या हमारे यहाँ पर इन बिल्स को लाने से पहले जो डेमोक्रेसी के मेन प्रिंसिपल हैं 3, जिसको हम चेक एंड बैलेंस और नेगोशिएशंस की बात करते हैं, उन पे ध्यान दिया गया।
तो इसी चीज़ को कह के ये कह रहे हैं राइटर यहाँ पर इस आर्टिकल में कि भाई अगर डेमोक्रेसी ही होती तो अपोजिशन को भी सुना जाता, जो अलाइज थे एनडीए गवर्नमेंट में, जो अकाली दल भी था पार्टनरशिप में, हरसिमरत कौर फूड मिनिस्टर थी, तो उनसे क्यों नहीं बातचीत की गई, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत क्यों नहीं की गई, उनके रिप्रेजेंटेटिव से नेगोशिएशंस क्यों नहीं किए गए। अगर ये बिल लाने से पहले आपने अगर ये किया होता तो ये एजिटेशन थोड़े ना होता है। इसी तरीके से स्टैंडिंग कमेटी के पास में भी कोई रेफरेंस नहीं भेजा। तो आप देखोगे कि किसी भी तरीके से हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है। पर्टिकुलर इन 3 बिल्स की बात करें, और भी बहुत सारे हैं, यहाँ पर फिलहाल 3 बिल्स की बात की जा रही है। ओके, तो अगर इंडिया की एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो उसके लिए रिफॉर्म्स वाकई में बहुत सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही दिशा में है। बट जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस सही ना कहीं सही तरीके से होना चाहिए। लेजिटिमेट क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा है कि जिस तरीके से ये बिल्स लाए गए ना, रेल रोड किए गए है ना, वो तरीके थोड़े से कहीं ना कहीं क्वेश्चन वाले हो जाते हैं। इस वजह से ये कहीं ना कहीं ज़्यादा परेशानी बनती चली जा रही है। फिर बात आ जाती है कि भाई टू मच ऑफ डेमोक्रेसी का जो टर्म है, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे अनस्किलफुल वे में कहा गया है। क्योंकि अगर करंट गवर्नमेंट का देखें जिसमें बहुत सारे काम किए गए हैं, तो अभी जो सीईओ हैं नीति आयोग के, उनका ये कहना है कि जैसे कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे किसी एक सिंगल पार्टी रूल आता है तो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है, इक्वल्स ज़्यादा होते हैं, इक्वालिटी को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करती है, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें या फिर रिफॉर्म्स की बात करें, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़े से वीक होते हुए दिखाई देते हैं। जब प्रीवियसली हमारे यहाँ पर जो कोalition की गवर्नमेंट्स गई है उनके बेसिस पे यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि कोalition का इरा चला 1990 से लेकर के लगभग 2014 तक, एक भी सिंगल पार्टी मेजोरिटी में नहीं आ पाई थी। तो उसी चीज़ को ये बोल रहे हैं कि ये जो आप बोलते हो ना, स्टेट स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इक्वल मोर इकोनॉमिक ग्रोथ लाइक दैट, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पंक्चर होती हुई दिखाई दी हुई। कहीं पर भी ऐसा नहीं कि हाँ प्रॉपर फुल फ्लेजेड वे में इसको काम किया करने को मौका मिला हो। दूसरा, फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो टू मच ऑफ डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो वहाँ पर डिबेट डिस्कशन होता है, फिर एक कंसेंसस क्रिएट की जाती है। बट अभी माहौल किसका बना हुआ है? फ्रेगमेंटेशन का। और इसका ये नहीं है कि अभी शुरू हुआ है, 1991 के बाद में ये हुआ है। बट फिर भी अगर कोalition टाइम को भी अगर आप क्रिटिसाइज करते हो, यहाँ पर आर्टिकल में बोला जाता है कि कोalition पीरियड को भी अगर आप, या कोalition एरा को भी आप अगर क्रिटिसाइज करते हो, तो आप देखोगे कि इंडिया ने जितनी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ देखें, या फिर हमारे यहाँ पर लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की बात करें, या ग्रोथ रेट की बात करें, रिफॉर्म्स लाने की बात करें, तो वो 2014 तक, 1990 से लेके 1991 से लेके, जब से हमने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की, तब से लेके 2014 तक, जब तक एलपीजी ये जो कोalition एरा चला, तब तक हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पर नीति आयोग के जो सीईओ हैं, इन्होंने अपना जो स्टेटमेंट दिया है वो कहीं ना कहीं फैक्ट्स के अगेंस्ट जाता हुआ दिखाई देता है। आज अगर देखोगे तो हमारे यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है, या फिर जो रिफॉर्म्स अभी लाए जा रहे हैं, या रिफॉर्म अभी तक आ चुके हैं, वो रिफॉर्म्स कहीं ना कहीं बेसिक प्रिंसिपल्स पे होता है, जहाँ पे थीसिस, एंटीथीसिस और फिर सिंथेसिस के बेसिस पे काम होता है। तो आप देखोगे डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को फॉलो करना अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जहाँ पर नेगोशिएशंस, इनोवेशन और डायलॉग के लिए ओपन अप रहते हो और उनका यूज़ भी करते हो, जिससे कि बढ़िया क्वालिटी के रिफॉर्म्स और लॉ बनाए जा सके। अगर आप बात करें कॉरिडोर्स ऑफ पावर, जहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ की बात की जाती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट किसके हाथ में है, किसकी सरकार चल रही है, तो वहाँ पर आप देखोगे तो आप लगातार एक चीज़ बड़ी देखी जा रही है अभी, कि वहाँ पर फ्रॉट विद स्पेशल रिस्क। फ्रॉट का मतलब यहाँ पर होता है कि आप स्ट्रेस बना रहे हो, एक कॉजिंग कर रहे हो स्ट्रेस की, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दबाव बन रहा है, अपसेट बन रहा है, जो इंडियन डाइवर्सिटी के अगेंस्ट में जा रहा है। क्योंकि इंडियन डाइवर्सिटी है तभी तो हमें कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की जा रही है, और जहाँ पर हम चेक्स एंड बैलेंसेस की बात भी करते हैं। क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर है वो तो कहीं ना कहीं कोई आइडियोलॉजी से भी इन्फ्लुएंस्ड हो सकती है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर टारगेट को लेकर के ले हो सकते हैं। बट अगर चेक्स एंड बैलेंसेज होंगे तो इंडिया की डाइवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इंडियन डाइवर्सिटी के कंसर्न्स को भी एड्रेस किया जा सकता है, ठीक है। फार्म रिफॉर्म्स की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ पर टू मच ऑफ डेमोक्रेसी की बजाय क्या देखा गया है? इनएडिक्वेट डेमोक्रेसी, नॉट मच ऑफ इट, क्योंकि पावर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, एक तरीके से डिस्पर्शन ज़्यादा हो रहा है, डिस्पर्सन ज़्यादा हो रहा है, ये देखो आप। दूसरा, प्रेजेंट स्टेलमेट भी इसी का रिजल्ट है, क्योंकि बात नहीं की गई अपोजिशन पार्टी से, अलाइज पार्टी से, इनसे साथ में,
तो डेमोक्रेसी, चेक बैलेंस और नेगोशिएशंस, ये 3 अच्छे वर्ड्स हैं, कोई ख़राब वर्ड नहीं है। और आप देखोगे इनको हमारी रूलिंग में, हमारा जो रिजीम है इसके अच्छे एफिशिएंटली काम करने में ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग तो खुद अपने आप में एक प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक है, ओके। और जिसके क्या मतलब एक स्लोगन क्या है या विज़न क्या है, शेयर्ड विज़न की बात करता है कि हाँ सभी के जो इंटरेस्ट है उनको अपहेल्ड किया जाएगा। इसके अलावा हम देखें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भी बराबर बात की जाती है। तो यहाँ पर ज़रूरी क्या है कि हम क्रिटिसाइज़ ना करें डेमोक्रेसी को, ज़रूरत ये है कि कैसे भी करके हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक एथोस को अपहेल्ड किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हु वांट्स फेडरलिज्म। यहाँ पर राइटर हैं प्रताप भानु मेहता। इन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म का जो आइडिया है ना, वो कुछ ऐसे हैं, उस बिल्ली की तरह है जो कि एलिस की वंडरलैंड में अचानक से गायब हो जाती है और फिर दिमाग में फिर रहता क्या है, बचा क्या रहता है, केवल चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल और दिमाग में ये चलता रहता है कि यार ये बिल्ली गई कहाँ, समझ गए। तो इस तरीके से वो बिल्ली आना जाना, फेडरलिज्म का कभी हमारे यहाँ पर अपहेल्ड होना, कभी बिल्कुल वैनिश हो जाना, वो चीज़ हमारे लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रियलिटी बन करके आ रही है, ठीक है। और इसी चीज़ को देख करके हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि हमारा जो फेडरलिज्म का प्रिंसिपल है ना, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई देती है। तो राइटर यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि हम फेडरलिज्म का जो सोर्स है उसका थोड़ा सा अगर क्लैरिटी लेकर के आएँ तो वहाँ पर थोड़ा सा डाउट आता है। पहली बात तो ये कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जब जिसने डिज़ाइन किया है कि हमारे यहाँ पर अपॉर्चुनिस्टिक किए गए थे कि हाँ फेडरलिज्म क्या है, तो B.R. अम्बेडकर जी ने ये कहा था कि इंडिया के ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल, ये बताया गया। और ज़रूरत के हिसाब से इसको यूनिटरी, टाइम टू टाइम और सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे कन्वर्ट किया जा सकता है। बट आप देखोगे कि जब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा और क्लियरली समझने की कोशिश करें तो ये जो यूनिटरी स्टेट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है ना, उसमें कोई फेडरल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट है वो अपने हिसाब से इमरजेंसी लागू कर देती है। या फिर आप देख सकते हो सिंगल सिटीजनशिप की बात भी की गई है, तो सिटीजनशिप से रिलेटेड स्टेट से कुछ नहीं पूछा गया है, सीधा क्या किया जाता है, पार्लियामेंट लॉ बना देती है, दैट्स इट। तो इस तरीके से अभी क्या है, करंटली गवर्नमेंट के पास में सिंगल पार्टी मेजॉरिटी है, तो इसलिए कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल एक इन्फ्लुएंस भी बनता चला जाता है और वहां पर फिर फ्लेक्सिबल फेडरलिज्म का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी इंडियन पॉलिटिक्स की कोर बन के रह चुकी है कि जहां पर फेडरलिज्म के ऊपर हम कहीं ना कहीं फेडरलिज्म तो एक बेसिक आइडिया दे दिया, बट उससे ज़्यादा सुपीरियर हम और ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं, जैसे कि अभी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, या फिर सिटीजनशिप की बात करें, या फिर जो रिफ्यूजी क्राइसिस आते रहते हैं उनकी बात करें, तो उनको टैकल करने के लिए हमारे यहाँ पर फेडरल को कहीं ना कहीं यूनिटरी में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो फ्लेक्सिबल फेडरलिज्म का यहाँ पर पॉइंट बताना चाह रहे हैं राइटर कि फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी अपनी आइडियोलॉजी और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पावरफुल पार्टी है वो अपने हिसाब से टैकल कर लेती है। अब यहाँ पर राइटर बोलना चाह रहे हैं कि हमारे फेडरलिज्म को सस्टेन करने के लिए 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा क्रिटिसिज्म है, ध्यान रखना। अब 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे यहाँ पर एक जेन्युइन कंसर्न लगातार उठता रहता है कि सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा है, ठीक है, इंडिया की जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि ये तो हमें पता भी है कि डाइवर्सिटी जो है हमारे यहाँ पर लिंग्विस्टिक भी है, कल्चरल भी है, जोग्राफिकल भी है, हिस्टोरिकल भी है, सोशल भी है, बहुत सारी डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पर है। तो सेंट्रलाइज्ड स्टेट क्यों है? जिससे कि इस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया जा सके। बट हमारे यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, और उस एक्ट के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था स्टेट्स का, और किस बेसिस पे? लैंग्वेज के बेसिस पे। तो ये अपने आप में फेडरलिज्म की एक विक्ट्री थी कि कुछ इश्यूज़ को, कुछ रीजनल इश्यूज़ को आपने इंपॉर्टेंस दी और आपने फिर बाद में रीऑर्गेनाइज किया, पूरे कंट्री को स्टेट्स में डिवीजन किया ऑन द बेसिस ऑफ द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ठीक है। बट आयरनी क्या आ जाती है, आज के टाइम पे ये जो डाइवर्सिटी का सेगमेंट है, और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को जितनी इंपॉर्टेंस मिली थी उतनी डाइवर्सिटी अभी मिल नहीं रही है, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। आज हमारे यहाँ पर इस तरीके की जो बैलेंस बननी चाहिए फेडरलिज्म और यूनिटरी सिस्टम के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं अंडरमाइनिंग देखी जा रही है, कॉम्प्रोमाइज़ देखा जा रहा है, ठीक है। आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स ज़्यादा होने लग गई है हमारे यहाँ पर,
इसके अलावा आप देखते हो तो अभी फिलहाल क्या देखा जा रहा है कि जब तक रीजनल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज को कोई थ्रेट नहीं है तब तक कोई भी, एक तरीके से आप देख सकते हो, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिया जा रहा है। अभी आप देखोगे रीजनल इश्यूज में चाहे कितने इश्यूज हो, उनमें लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी आती है तब जाके प्रॉब्लम आती है। तो फर्स्ट कंसर्न क्या आ गया कि हमारी डाइवर्सिटी को कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ पर सेंट्रल स्टेट, मतलब जो स्टेट के हाथों में ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड पावर होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा एक तो फेडरलिज्म सस्टेन कर रहा है, तो एक क्रिटिसिज्म है सेंट्रलाइजेशन, है ना। दूसरा, सेकंड अगर हम देखें तो फेडरलिज्म जो है ना वो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होना चाहिए कि हाँ पॉलिटिकल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो। बट आप देखते हो कोलिशन गवर्नमेंट आई तब तो देखो हमारे यहाँ पर इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन भी लाया गया, रीजनल पार्टीज़ की एमरजेंसी भी हुई और उन पार्टीज़ को सेंटर में गवर्नमेंट बनाने का मौका भी मिला। बट अब रियलिटी आप देखो तो ये अपने आप में जो कमिटमेंट है ना फेडरलिज्म को लेकर के, उसका एक ओवर एस्टिमेट होता हुआ दिखाई देता है। पॉलिटिकल फेडरलिज्म की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर कंपैटिबल है केवल और केवल एक केस में, जिसकी हम बात करते हैं फाइनेंशियल इशू, जिसमें हम फाइनेंशियल कमीशन के रिकमेंडेशंस लेती हैं। या फिर आप देखोगे दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा देखी जा रही है। फ्रेगमेंटेशन की अगर बात करें पावर को, तो अगर स्टेट्स को लगातार अगर पावर दी जाए तो स्टेट्स क्या बार्गेन नहीं करेंगे अपने इश्यूज़ के ऊपर, पर उनके वही बात है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है तो वो भी एक ही चीज़ पे दिमाग लगाते हैं कि भाई सेंट्रल प्रपोजल क्या है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे राइटर का कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन है हमारे यहाँ पे, फाइनेंशियल इश्यूज़ में भी फाइनेंशियल कमीशन जो है वो रिकमेंडेशन देता रहता है। दूसरा आप देखोगे हमारे यहाँ पर जो फ्रेगमेंटेशन होना चाहिए पावर का इफेक्टिवली, तो उससे क्या होगा, स्टेट्स को ज़्यादा से मिलेगा और अपनी बात को वो कह सकते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग लीडर्स अगर मिलेंगे स्टेट को तो वो क्या सेंटर के प्रपोजल को वीटो कर पाएंगे। इससे भी क्या होगा, स्टेट्स अपनी रीजनल इंटरेस्ट को, रीजनल चीज़ों को अपहेल्ड कर पाएगा या फिर उनको एड्रेस करवा पाएगा। तो फ्रेगमेंटेड पावर के पीरियड की अगर बात करें तो देखो स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर्स भी आए हैं, पर उन्होंने फेडरलिज्म से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए काम नहीं किया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, स्टेट्स भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हो लूज परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की जाए, ठीक है, ये अपने आप में एक रोबस्ट फोरम था। इसमें क्या होता है, फेडरलिज्म फॉर मी बट नॉट फॉर दी। कहने का मतलब फेडरलिज्म होना तो मेरे लिए चाहिए पर किसी और के लिए नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब मान लो तमिलनाडु से कोई एक इंडिविजुअल फेडरलिज्म की बात करता है तो उसका दिमाग में ये नहीं रहता कि सभी के लिए इक्वल पावर मिले, सभी स्टेट्स को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए, जबकि वो क्या कहेगा कि भाई तमिलनाडु को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। तो फिर वो क्या होता है, उनका से इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बन पाता है। आप देखो अर्स्टवाइल आंध्र प्रदेश की बात करो, वहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर ने रेजोल्यूशन डिक्लेयर कर दिया था कि हमारा डिवीज़न नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद रातों रात पार्लियामेंट में बुलाया गया, बिल पारित करवा दिया और स्टेट को दो, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में डिवाइड कर दिया गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि किस तरीके से हमारे फेडरलिज्म को ताक पे रखा हुआ है। इसी तरीके से कश्मीर का जो स्टेटहुड है वो कोलैप्स किया गया, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से फेडरलिज्म को ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया गया। और फेडरलिज्म वॉरियर्स की अगर बात करें तो देखो वो प्रिंसिपल्स के लिए तो डिफेंड करने की बात करते हैं, बट उसमें केवल और केवल एक चीज़ होती है कि हाँ ठीक है हमारे खुद के इंटरेस्ट कहाँ पूरे हो रहे हैं। ठीक है, रीजनल पार्टीज़ की बात भी करें तो उन्होंने कोalition में बहुत पार्टिसिपेट किया, बट फेडरलिज्म को उन्होंने ज़्यादा अपहेल्ड करने की कोशिश नहीं कर पाए। अब अगर करंट फार्मर एजिटेशन की बात की जाए तो उसमें भी आप देखोगे एक कॉन्ट्राडिक्शन पूरा क्लियर सा दिखाई देता है कि हम फेडरलिज्म के लिए आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, ठीक है फेडरलिज्म होना चाहिए, बट वहाँ पर एक फार्म बिल्स लिए गए हैं तो यहाँ पे तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट लीगल आर्ग्यूमेंट आ रहा है ना कि हाँ जी ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिना स्टेट से पूछे ये कर दिया। बट उसी टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट से आप एमएसपी मांग रहे हो, तो यहाँ पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बन के एमएसपी तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और एक तरफ आप कहते हो कि ये फार्म बिल जो है फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे सेंटर ही एमएसपी दे और सेंटर ही कानून ना बनाए,
तो वो चीज़ एक कॉन्ट्राडिक्शन है। इसी तरीके से ये तो हो गया स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से ये इशू। अब दूसरा आप देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को बोल दिया अभी जो कोविड-19 का टाइम था, भाई आप लेबर लॉज को चाहो तो एक बार सस्पेंड कर सकते हो, और किया भी था। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस डिक्लेयर किए थे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, बट एग्रीकल्चर लॉज को हटाने के लिए गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करी। चाहे पंजाब सरकार या राजस्थान सरकार ने ये बिल पारित करवा लिए, बट फिर भी क्या कहते हैं, बोले कि इन बिलों को इन बिलों को एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। तो न तो स्टेट फेडरलिज्म क्या प्रिंसिपल को प्रॉपर्ली डिफेंड कर पा रहे हैं, और सेंटर तो चाहेगा ही क्यों। समझ गए? तो ये चीज़ बड़ी क्लियर अच्छे से बता रहे हैं राइटर। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि जिस पे सस्टेन कर रहा है हमारा फेडरलिज्म, वो है पॉलिटिकल या फिर इंस्टीट्यूशनल कल्चर। आज हमारे यहाँ पर देखोगे तो सिंगल पार्टी पॉलिटिक्स चल रही है। तो 1990 से पहले भी कांग्रेस की डोमिनेंस हुआ करती थी, आज तो चलो बीजेपी की डोमिनेंस है। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल फेडरलिज्म का ज़्यादा फायदा उठाया जा रहा है, जिसमें कि प्रोसीजरल मतलब इम्प्रोप्राइटरी जो है अपनी खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो काम में ले रहे हैं, प्रोसीजर इस तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोटेशन दे रहे हैं कि हमारे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है, पॉलिटिकल कल्चर को चेंज करना चाहिए, इसमें है प्रॉब्लम। ये नीलांजना सरकार और यामिनी अय्यर के द्वारा लिखा हुआ है ये पॉइंट कि भाई पॉलिटिकल कल्चर है ना, वो हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एक इशू है, इसको हमें कहीं ना कहीं टैकल करने की ज़रूरत है। रही सही में आज अब नेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो प्रेसिडेंशियलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। कहने का मतलब कि क्या पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी है, क्या पार्टी चाह रही है, क्या उनके खुद के मेमोरेंडम रहे हुए हैं, उन पे जो काम कर रही है, मेमोरेंडाज रहे हुए हैं। तो सिंगल पार्टी डोमिनेंस लगातार देखे रहो, साथ में पावरफुल मैसेजिंग हो रही है लगातार अपनी खुद के हिसाब से। कम्युनिकेशन के फॉर्म में भी आप देखोगे तो वहाँ पर भी एक ही चीज़ दिखाई देती है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। इसी तरीके से पॉलिसी सक्सेस या फेलियर वो किस पे डिपेंड करती है, वो भी इसी पे डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट कितनी स्ट्रांग है। पॉलिसी बना दी, इंप्लीमेंट कराने में सक्सेसफुल हो गए तो पॉलिसी सक्सेसफुल हो गई। इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर्स की जो स्टेचर है वो लगातार डिमिनिश होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि इन्हीं की स्ट्रेंथ वीक होती चली जा रही है। उसकी दो वजह हो सकती है। पहली वजह तो क्या है कि जो सेंटर में जो रूलिंग पार्टी है उसी के चीफ मिनिस्टर्स हों, तो फिर वो तो गवर्नमेंट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी वो उस हिसाब से पकड़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा, जो दूसरे गवर्नमेंट है, जैसे मान लो अभी करंटली कांग्रेस की देखें तो उनके पास में इतना से नहीं है, तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बन पा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल कल्चर है ना, दैट इज़ द बिग डील, उसको हमें कहीं ना कहीं टैकल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल कल्चर को हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं अपना काम अच्छे से कर सकता है, बट अभी रिसेंटली प्रताप भानु मेहता ने क्रिटिसाइज भी किया था कि सुप्रीम कोर्ट में बार्बरिज्म ज़्यादा चल रहा है, जुडिशियल बार्बरिज्म। ठीक है, बाईपार्टीशन ज़्यादा देखा जा रहा है। कंसेंसस जो है वहाँ पर आप देखोगे तो एक दोनों जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बात मानी जाए, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। फाइनेंस कमीशन की बात भी करें तो फाइनेंस कमीशन कहीं ना कहीं इरोड होता हुआ दिखाई भी देता है, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर इंटरवीन कर सकता है, बट वही चीज़ है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना हो रहा है। और फिर चौथी चीज़ जो है जिस पे हमारा फेडरलिज्म सस्टेन कर रहा है, टिका हुआ है, जिसको हमारे यहाँ पर बोला जाता है एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। और एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म की वजह से कहीं ना कहीं रीजनल इश्यूज हमेशा बने रहते हैं। जैसे कश्मीर का इशू, उसमें भी एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म, कश्मीर को एक अलग स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था, तो एक तो उसकी वजह से हमारे सिक्योरिटी इशू। नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं उनको भी आप देख सकते हो अलग से एक कह सकते हैं ना फैसिलिटेट किया हुआ है आर्टिकल 371 में। तो वो जो चीज़ें है ना, इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक तरीके से ख़त्म होता हुआ सा दिखाई देता है, या फिर इसके अगेंस्ट में जो एक्टिविटीज़ हैं वो होती हुई दिखाई देती हैं। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं ध्यान में रख के और सही तरीके से आगे चलना पड़ेगा, तब जाके हमारा फेडरल सिस्टम है वो रियल में सस्टेन करेगा। अभी तक तो 4 जो हमने प्रिंसिपल्स देखे हैं ना, वो प्रिंसिपल्स हैं क्रिटिसिज्म के, कि नाम फेडरलिज्म का होता है बट इन रियलिटी इन प्रैक्टिस वो फेडरलिज्म नहीं है। और ये जो एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट था ये दिया था लोइस टेलन ने। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो विडंबना यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, और भी है।
जीएसटी का लाना, स्टेट्स ने खुद ने कॉपरेट करके और एक सेंट्रलाइजेशन कर दिया टैक्सेशन सिस्टम का, जहां पर स्टेट्स के पास में ऑटोनॉमी थी। वो बात ठीक है कि अभी रिसेंटली जो स्टेट्स के पास में पैसे की कमी आई तो सेंटर के ऊपर प्रेशर बनाया गया कि भाई आप कॉम्पनसेट करो। कंपनसेशन स्कीम की बात हुई थी कि कैसे भी करके आने वाले 5 सालों में अगर जीएसटी के कलेक्शन में प्रॉब्लम आती है, कमी रहती है, तो स्टेट्स की जो कमी रहेगी वो सेंटर फुलफिल करेगा। तो वो तो चलो किया, ये तो फाइनेंशियल मेल्टडाउन की वजह से था। बाकी इससे ज़्यादा पुश बैक स्टेट्स के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है भी नहीं कि सेंटर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बना सके। समझ गए? तो यहाँ पर राइटर एक ही चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि अभी जैसे बीजेपी रूल स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, उन्होंने लोकल डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन डिक्लेयर भी किया है प्राइवेट लेबर मार्केट के लिए। ठीक है ये बात। दूसरा, हमारे यहाँ पर क्या एक ऑब्सेशन क्या चल रहा है, एक कहते हैं ना कि खुद ही खुद के दिमाग में एक इमेज लेकर के चलना कि वन नेशन वन एवरीथिंग। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे, जहाँ पर हम डाइवर्सिटी को अटेन करने की कोशिश करते हैं, डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, और डीपीएसपी में जो वेलफेयर स्टेट की बात की जाती है उसके तो बिल्कुल कॉन्ट्रावेंशन में जा रहा है, बिल्कुल अगेंस्ट में जा रहा है। दूसरा, आप देखोगे रिसोर्सेज जो हैं इंडिया के डिफरेंट रीजन से आते रहते हैं, तो उनको भी आप डिस्प्रोपोर्शनेटली आप कंट्रोल करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर करेगी, तो कैसे हम हमारे यहाँ पर फेडरल सिस्टम को प्रॉपर वे में आगे बढ़ा पाएंगे। टैक्सेशन सिस्टम की बात हमने ऑलरेडी कर ही ली है। तो फ्लेक्सिबल फेडरलिज्म है ना, ये देखो हर एक तरीके से अपने हिसाब से झुकाया जा रहा है बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसको हमें कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है। सेंटर वर्सेस स्टेट की अगर बात भी करें तो कौन चाहता है कि वाकई में फेडरलिज्म होना चाहिए? क्यों? अभी जो एग्रीकल्चर वाला एग्जांपल हमने दिया, स्टेट जो है वो अपने हिसाब से कुछ करना चाह रहे हैं, या फिर जो सेम पार्टी अगर रूलिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, तो वो क्या चाह रहा है? तो एक कन्फ्यूजन सा क्लियर होता हुआ आ रहा है कि इनके पास में कोई क्लियर लाइन नहीं है कि कौन तो फेडरलिज्म चाहता है कौन नहीं। और मान लो दोनों पार्टी, मान कि सेंटर में जो पार्टी रूलिंग पार्टी है वो पार्टी स्टेट्स में भी रूलिंग नहीं है, बट वो अपने स्टेट की कंसर्न्स को तो एड्रेस कराने के लिए बोलती है फेडरलिज्म, जबकि दूसरे स्टेट्स की जब बात आती है तो फिर वो बाद में इक्वालिटी की बात नहीं करते। तो आर्टिकल 14 क्या हुआ यहाँ पे? ऑटोमेटिकली इसकी ब्रीच हुई कि नहीं? बस वही चीज़ यहाँ पे राइटर बताना चाह रहे हैं। तो बात वही, फेडरलिज्म एक ऐसी बिल्ली जो गायब हो गई, और गायब होने के बाद में बच गई क्या? केवल मिस्टीरियस ग्रिन, मतलब केवल और केवल एक बड़ी सी स्माइल जिसमें कहीं ना कहीं आप पजल्ड हो। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द स्मार्ट आंगनवाड़ी। आर्टिकल लिखा हुआ है बीनू आनंद और अनुमेहा वर्मा के द्वारा। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डेटा जो है वो काम आ सकता है आपके, लिख लेना इसको। अगर इकोनॉमिक फॉलआउट की बात करें कोविड-19 की वजह से, तो आप देखोगे पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज पे भी इसका असर पड़ा है। जैसे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस की बात करें, ये प्रोग्राम जो था इसका मेन काम क्या था? न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल करना, हेल्थ फैसिलिटेट करना, और प्री एजुकेशन जो छोटे बच्चे होते हैं 6 साल तक के बच्चे, उनको ये अवेल कराना। ठीक है, ये हमारे डीपीएसपी में भी एनविसाज किया हुआ है। दूसरा, आप देखोगे कि अच्छी हेल्थ, अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड करना वुमेन को भी, और उसके अलावा एडोलसेंट गर्ल्स होती हैं उनको भी इसी स्कीम के अंडर में। ठीक है, मतलब ऐसी एक स्कीम है उसके अंडर में। तो आप देखोगे यहाँ पर मल्टीपल फ्रंट्स पे इफ़ेक्टिवली काम करने की ज़रूरत पड़ती है आंगनवाड़ी सेंटर्स को, और इसके लिए हमने यूटिलाइजेशन सर्विसेज के लिए, जो यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स अवेल करा रखे हैं। तो आप देखोगे इनका डिलीवरी सिस्टम भी इम्प्रूव होना अपने आप में ज़रूरी हो जाता है, और आईसीडीएस सर्विस तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर बच्चे हेल्दी खाना खाएंगे, हेल्दी रहेंगे, और हेल्दी अगर उनका प्रॉपर टाइम पे सारी चीज़ें, एजुकेशन भी टाइम पे मिलती रहेगी, और उनका जो कॉग्निटिव मेंटल डेवलपमेंट है वो अगर प्रॉपर हो जाता है, तो वो फिर फ्यूचर में भी हमारे लिए आउटकम अच्छा दे पाते हैं। तो अभी न्यू अवतार में लाने की ज़रूरत है इन आंगनवाड़ी सेंटर्स को। अगर थ्रू आउट कंट्री देखें तो लगभग 13.77 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, और यहाँ पर अनडाउटेडली बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट ये रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो ठीक है, लगभग 1/4 जितने आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनमें से 1/4 जो है वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी की कमी है, तो वहीं पे लगभग 36% में
टॉयलेट्स ही नहीं हैं। इसी तरीके से 2015 में नीति आयोग ने रिकमेंड किया था कि बेटर सैनिटाइजेशन और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल करानी चाहिए। साथ में पावर सप्लाई भी इम्प्रूव होनी चाहिए, तो बेसिक मेडिसिन भी अवेलेबल होनी चाहिए इन आंगनवाड़ी सेंटर्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सेंटर्स है ना, हमारे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनकी स्किल भी अपग्रेड होती रहनी चाहिए, ठीक है, और उनकी रेगुलर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। तभी तो आज इन टेंडम, मतलब आज की जो सिचुएशन है उसको देख करके वो फिर बाद में परफॉर्म कर सकें। अगर ICDS बेनिफिशियरीज़ की बात करें तो आप देखोगे आंगनवाड़ीज़ में अगर कोई एडिक्वेट फैसिलिटीज़ नहीं होगी, उनको टाइम पे अगर पे नहीं किया जाएगा जो वर्कर्स हैं, तो वो क्या अटेंटिवली काम करेंगे, उनको कोई मोटिवेशन मिलेगा? इसके अलावा आप देखोगे इन जो गवर्नमेंट रन या पब्लिक रन आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, इनकी बजाय फिर क्या करते हैं पेरेंट्स, क्या करते हैं प्राइवेटली रन जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पर हाई एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस पे करके और अपने बच्चों को नर्सरी स्कूल में डालते हैं। और नर्सरी स्कूल में जो काम होना चाहिए वो होना कहाँ पे चाहिए, जो गवर्नमेंट पे करती है आंगनवाड़ी सेंटर्स में, वहाँ पे, ठीक है। ICDS सर्विसेज की अगर बात करें तो कर्नाटका के कोस्टल रीजन की यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं कि वहाँ पर प्राइवेट नर्सरी स्कूल्स में बहुत सारे बच्चों को भेजा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो आप देख सकते हो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, वहाँ पर जो नॉन अडेरेंस हैं, जो मेजर ICDS सर्विसेज मिलनी चाहिए बच्चों के लिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए, उनके नॉर्म्स को प्रॉपरली फॉलो ना करने की वजह से आंगनवाड़ी सेंटर्स की बजाय कहाँ पर भेजा जा रहा है बच्चों को, प्राइवेट नर्सरी स्कूल्स में। तो इससे क्या होता है, पेरेंट्स के पॉकेट पर भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और आप देखोगे वहाँ पे क्या है, ज़रूरत किस चीज़ की होती है, क्वालिटी मील की, ठीक है, क्वालिटी अटेंशन की, जिसमें बच्चे खेलते खेलते बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। आंगनवाड़ी सेंटर्स की अगर बात करें तो वहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जिससे कि पेरेंट्स को एनकरेजमेंट फील हो कि हाँ, हम हमारे बच्चे को यहाँ पे छोड़ सकते हैं और उनका यहाँ पर केयर भी अच्छे से होगी और लर्निंग प्रोसेस भी अच्छे से चलेगा। जबकि कुछ लिमिटेड नंबर्स ये आंगनवाड़ी सेंटर्स के जहाँ पर क्रैच फैसिलिटी है या फिर गुड क्वालिटी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, लर्निंग फैसिलिटीज़ हैं, वो प्री स्कूल एजुकेशन लेवल पे आप देखो तो बहुत अच्छी अवेलेबल वहाँ पे की जा रही है। रिसर्च जो की गई उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो प्लेइंग बेस्ड लर्निंग अप्रोच होती है ना, खेलते खेलते बच्चे का सीखना, उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है बच्चे का। इससे क्या होगा, इस अप्रोच से आप बच्चों को एक तो लर्निंग प्रोसेस उनका अच्छा हो जाएगा, दूसरा उनको जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो दे सकते हो। तो साथ क्या हो गया, पढ़ाई के साथ साथ में पेडागॉजिक प्रोसेस के साथ में आप न्यूट्रिशन भी दे रहे हो। और यही तो शुरुआती सालों में बच्चे को चाहिए होता है, क्योंकि हमें पता है लगभग 95% तक ब्रेन डेवलप हो जाता है 5 साल या 6 साल की उम्र आते आते हैं। फिर बाद में तो 5% जो है वो बची हुई ज़िंदगी में अपने हिसाब से मोल्ड होता रहता है। तो उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा, ये क्रूशियल टाइम होता है, ये अपने आप में लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाना, ये हमारी अभी इस टाइम की ज़रूरत है, नीड ऑफ द आवर है, ठीक है। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन अगर ICDS का हो जाता है तो उससे क्या होगा, उसमें आप देखते हो बच्चों का अच्छे से डेवलपमेंट होगा। तो उसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स और ANMs, तो हमें ज़रूरत है कि कैसे भी करके, एक तो करियर प्रोस्पेक्ट ज़्यादा है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्टिव फील करें इन सर्विसेज के लिए। कंडीशंस अच्छी अवेल करानी चाहिए। तमिलनाडु, केरला और तेलंगाना, ये कुछ स्टेट्स हैं जो आंगनवाड़ी पॉइंट पे या फिर इन जो प्राइमरी जो लर्निंग प्रोसेस होता है इनमें कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पोषण अभियान शुरू किया है वो भी एक अच्छी दिशा में अच्छा कदम है, जहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स की कैपेसिटीज़ को इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। और ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक रोबस्ट मैकेनिज्म बनाना, ठीक है, जिससे कि आप देखोगे रेगुलर उसका असेसमेंट हो कि वाकई में आंगनबाड़ियों में काम प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, जो नॉलेज की कमी है आंगनबाड़ी वर्कर्स के यहाँ पर, तो उनको ट्रेनिंग दे करके उनको अपग्रेड अपस्किल किया जा सके। टेक्नोलॉजी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए, ठीक है। जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है जो भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने हो। आंगनवाड़ी वर्कर्स की अगर बात की जाए तो उनको स्मार्टफोन
दिए हुए हैं अभी, तो स्मार्टफोन से उनको प्रॉपर वे में, चाहे टैबलेट्स हों या फिर उनके सुपरवाइजर्स जो हैं वो प्रॉपर वे में काम कर सकते हैं और गवर्नमेंट को डेटा दे सकते हैं। डेटा बेसिस पे गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकती है और उसी के बेसिस पे अगर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा तो आउटकम भी अपने आप मिल जाएगा। तो डिवाइसेज हैं वो आप देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, टेक होम राशन कि हाँ बच्चे अपने घर पे ले जा करके खा सके खाना, जो भी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन सर्विसेज प्रॉपर दी जा रही है कि नहीं, और डेटा जो है वो जनरेट हो टाइम टू टाइम जिससे कि डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो सके। आंध्र प्रदेश तेलंगाना के आंगनवाड़ी सेंटर्स पे आप देखोगे जियो टैगिंग किया जा चुका है कि लोकेट किया जा सके कि हाँ का कितने किस लोकेशन पे बच्चे आ रहे हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही है। इससे क्या होगा, जो सर्विस डिलीवरी है वो इम्प्रूव हो रही है। गुजरात ने भी अपने यहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर्स पे सप्लाई चेन को डिजिटाइज कर दिया है, ठीक है, जिससे क्या होता है रियल टाइम डेटा अवेलेबल हो जाता है और मिनिमम स्टॉक आउट ना हो उसको मिनिमाइज करना कि मान लो आंगनवाड़ियों के पास में 5 कट्टे जो आए हुए हैं न्यूट्रिशनल फूड के, वो आने वाले 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके ख़त्म होने से पहले पहले उनको डिलीवर कर दे, तो स्टॉक आउट भी ना हो, वो भी एक अच्छी चीज़ हो जाती है। फिर आप टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हो। सेंटर गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया है और इम्प्रूव करने की कोशिश भी की है आंगनवाड़ी सेंटर्स को, जिसमें एक स्कीम है अभी करंटली सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम, जिसमें आप देखोगे लगभग 2.5 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स को थ्रू आउट कंट्री अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है स्कीम के अंडर में। अब बात आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है वो लकड़ी, जो स्टिक जिससे वो क्या म्यूजिक बजाना चाहते हैं। बैटन का मतलब होता है वो स्टिक जिससे म्यूजिक बजाया जाता है, ड्रम, है ना। तो यहाँ पर राइटर हैं वो खुद का एनालिसिस बोल रहे हैं कि 3 इंपेरेटिव आ जाते हैं, 3 चीज़ें आती हैं जिन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आंगनवाड़ी की, और इसके अलावा हमें प्रोग्राम्स को अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है और सभी की सर्विसेज डिलीवरी को अगर स्टैंडर्डाइज लेवल पे लेना है, अप स्केल करना है, तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए टेक्नोलॉजी अच्छा काम कर सकती है। दूसरा, स्टेट्स के पास में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखें। कहने का मतलब आंध्र प्रदेश अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो छत्तीसगढ़ उसके पास में ही है, तो क्यों ना फिर छत्तीसगढ़ उससे लर्न करे, उड़ीसा उससे लर्न करे और वहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट किया जाए। फिर थर्ड जो है वो आंगनवाड़ी सेंटर्स को है, कम्युनिटी को जो सर्विस देनी चाहिए उनको, और जो प्रोग्राम के वर्कर्स हैं उनके नॉलेज को भी कैटर करना चाहिए। कहने का मतलब कि वहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटिव मैनर में काम करने की ज़रूरत है कम्युनिटी के वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है पीपल्स पार्लियामेंट। दुर्गा शंकर मिश्रा जी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। इंडिया की पार्लियामेंट की बात करें, अभी करंट बात करें, तो ये अपने आप में मैग्निफिसेंट मैनिफेस्टेशन है कि हमारे कंट्री में अब हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में हमारी खुद के लोगों की एस्पिरेशंस को ध्यान में रख के और फिर बाद में पार्लियामेंट बन रही है। क्योंकि अभी जो पार्लियामेंट का जो कैंपस है या फिर पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो कॉलोनियल पीरियड की है। 2022 में लगभग 75 साल हो जाएंगे इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए। ये एक माइलस्टोन ईयर रहेगा डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का। तो ये ओकेजन है कि हमारे जो लोग हैं उनकी खुद की एक पार्लियामेंट बिल्डिंग बने, ठीक है। और इस बारे में हमारी कंट्री की हिस्ट्री में ये पहली बार शुरुआत की जा रही है और उसका फाउंडेशन स्टोन प्रोबेबली आज डाला जाएगा। 10 तारीख होगी ना, आज का है, ठीक है। तो आप देखोगे एवोल्यूशन, एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस दिखाई देता है इसमें हमारे इंडियन डेमोक्रेसी का, और हमारे जो सिटीजन्स जो एस्पायर करते हैं वो कहीं ना कहीं आज फुलफिल होने का एक दिन कंसिडर किया जा रहा है। अगर हम देखें हमारे कंट्री की डेमोक्रेसी की रूट्स की, तो हमारे एंशियंट टाइम से हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी को अपहेल्ड किया गया है। केवल 6 सेंचुरीज जहाँ पर सल्तनत इरा या मुगल इरा चला वहाँ पर थोड़ा सा रिग्रेशन देखा गया, बाकी हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑलरेडी थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा की बात करें तो फिर से डेमोक्रेटिक आइडियल्स के ऊपर हमारी गवर्नेंस काम करती हुई दिखाई देती है, और साथ में नेशनल लीडरशिप का भी इसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहा। पार्लियामेंट हाउस की बात करें तो ये डेवलप हुआ हमारे कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। तो इम्पोर्टेंट है कि इस चीज़ को, हमारे जो एस्पिरेशंस हैं उनको हम कंटिन्यू करें और आगे बढ़ें। फिर बात आती है कि पार्लियामेंट का जो क्वेश्चन था वो कब शुरू होता है। तो पार्लियामेंट का क्वेश्चन 1912 से शुरू होता है, जिसमें आप देखोगे 3 लोकेशंस बनाई जाती है। और इसका आप देखोगे हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था उसमें बाईकैमरल लेजिस्लेचर की बात की गई थी। तो आप देखोगे अल्टीमेटली 3 सेगमेंट बनते हैं जो पार्लियामेंट के
मतलब कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे कंसिडर किए गए थे। एक तो चैम्बर ऑफ प्रिंस, ठीक है, प्रिंसेस, एक स्टेट काउंसिल और एक था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आप ये जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस है इसको तो लाइब्रेरी हॉल बना दिया गया इंडिपेंडेंस के बाद में, स्टेट काउंसिल को राज्यसभा बना दिया गया और सेंट्रल लेजिस्लेचर को बना दिया गया लोकसभा, ठीक है। तो 1956 में जो दो फिर बाद में पार्लियामेंट का और थोड़ा सा बिल्डिंग का एक्सपेंशन हुआ, थोड़ा सा और बनाया गया। तो प्रेजेंट पार्लियामेंट की अगर बात करें तो हमारी ये इंपीरियल प्रोविंसेस को शो करती हुई दिखाई देती है। आज 75 साल हो गए ना, हो जाएंगे इंडिपेंडेंस को 2022 में। तो हमारे जो लोग हैं उन्होंने क्या पार्लियामेंट बनाई, उनका क्या एस्पिरेशन है, हमारी जो हेरिटेज है, हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको हम इंटीग्रेट करना चाहें तो उसके लिए एक अच्छा मौका है कि ये जो सेंट्रल विस्टा का इनॉग्रेशन हो रहा है। हिस्ट्री की बात करें तो ये अपने आप में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देती है कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हमारे यहाँ पर आए हैं, किस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी ने परफॉर्म किया है आफ्टर इंडिपेंडेंस, किस तरीके से कॉलोनियल पीरियड के जो हमारे जो एक्सपीरियंसेस थे उनको हमने यूज़ किया। यूएसए की जो अभी करंट मतलब जो कैपिटल बिल्डिंग है वो 25 साल बाद में बन गई थी यूएसए के इंडिपेंडेंस के बाद में 1800 में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की करंट पार्लियामेंट बिल्डिंग की अगर बात करोगे तो वो भी आप देखोगे कैनबरा में 1988 में इनॉग्रेट हुई है, जो कि टूरिस्ट्स के लिए अट्रैक्टिव पॉइंट है। तो इसी तरीके से नेशनल कांग्रेस की बिल्डिंग देखें ब्राज़ील में तो उसका कंस्ट्रक्शन 1960 में हुआ। तो आप देखोगे कि वर्ल्ड की जो एवोल्यूशनरी डेमोक्रेसीज हैं उनके पास में अपनी खुद की पार्लियामेंट, खुद की सिग्निफिकेंट प्लेस है जहां पर वो अपनी हिस्ट्रीज को संजोए हुए बैठे हुए हैं कि हमने हमारे हिसाब से हमारे खुद की पार्लियामेंट बनाई, ना कि कोई कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे किसी दूसरे देश की गवर्नमेंट ने बनाई हो। तो यहाँ पर इम्पेरेटिव किया जाता है कि इंडिया में भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज चलते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है, तो उसको हम एक बिल्डिंग में अगर कन्फाइन कर दें तो एक नेशनल प्राइड की बात होगी। इसी चीज़ को फिर राइटर आगे ले जाके बोलते हैं कि जो नई पार्लियामेंट है वो अपने आप में नई पार्लियामेंट है, वो एक इंट्रिंसिक पार्ट है कि जब हम इंडिया को, न्यू इंडिया को 75 साल पे देखेंगे, न्यू इंडिया एट 75, ठीक है, जिसमें कि विंटर सेशन हेल्ड करने की बात की जा रही है। प्लानिंग ये है कि नई जो बिल्डिंग बनेगी उसमें फिर बाद में विंटर सेशन ऑफ 2022 का जो है वो किया जाएगा, जिसमें कि न्यू इंडिया एट 75 सेलिब्रेट किया जाएगा। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें, अभी जो न्यू सेंट्रल विस्टा की बात हो रही है तो उसमें पार्लियामेंट हाउस है ना करंट, वो एज इट इज़ रहेगा। इसके अलावा जो आप देखोगे नया ट्रायंगुलर शेप बिल्डिंग बनाई जाएगी, जैसा आपने मॉडल देखा भी होगा इसका। तो जिसमें आप देखोगे जिसमें असेंबली आराम से हो सके, मतलब गैदरिंग मास लेवल पे हो सके, एमपीज़ को भी उनका खुद का हाउस दिया जा सके। डिज़ाइन जो है इंटीरियर वॉल्स की अगर देखें तो आप देखोगे हमारे यहाँ पर रीजनल आर्ट्स, क्राफ्ट्स या फिर टेक्सटाइल, आर्किटेक्चर, कल्चर, इसको कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करेंगे, मतलब हमारे रिच डाइवर्सिटी को वहाँ पर हम साथ में रखेंगे। तो नई बिल्डिंग जो बनेगी वहाँ पर स्टेट ऑफ आर्ट स्ट्रक्चर ज़्यादा देखने को मिलेगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा। राज्यसभा और लोकसभा के हॉल्स हैं, इनकी क्वालिटी जो है वहाँ पर आप देखोगे अकॉस्टिक जो ऑडियो विजुअल फैसिलिटीज़ हैं वो भी अच्छी दिखेंगी आपको परफॉर्म करती हुई, मतलब अच्छी क्वालिटी की वॉइस लेवल क्वालिटी होगी या कंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट देखा जाएगा। दूसरा, इमरजेंसी इवैक्यूएशन, जैसे 2003 में आपको पता होगा कि हमारे पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, 2003 या 2002 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पार्लियामेंट में अटैक हुआ था। तो उस टाइम पे कैसे एस्केप किया जाए या फिर कैसे सिक्योरिटी, हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए जिससे कि उस टाइम जैसे अटैक फिर से ना हो। 2022 आते आते आप देख रहे हो हर एक एमपी के लिए चैम्बर सेपरेट मिलना शुरू हो जाएंगे। पार्लियामेंट बिल्डिंग में आप देखोगे चैम्बर ऑफ फॉर मेंबर्स भी हो जाएगा, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये सारी बातें हो गई। अब बात आ जाती है ओवरऑल जनता को और क्या फ़ायदा होगा। तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं लार्ज स्केल पब्लिक इंटरवेंशन देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को बनने के टाइम पे। देखें जिसमें आत्मनिर्भर भारत का जो सपना अभी एनविसाज किया है गवर्नमेंट ने, उसमें देखा जाएगा कि हमारी पब्लिक के द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा ही पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की गई है, सरकार भी हमारी ही है, ठीक है। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को जब जब भी रिवाइवल में लाना चाहा है किसी भी कंट्री ने, कि हाँ जैसे ग्रेट डिप्रेशन की बात करो या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जापानीज इकोनॉमी ने जो कोलैप्स देखा था, उसको जब रिवाइवल की बात करें तो बड़े ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं इनको शुरू किया गया था। जैसे जापान में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गए थे,
तो टोक्यो टावर का कंस्ट्रक्शन शुरू किया था जिसमें हज़ारों लोगों को काम मिला था, रोज़गार मिला था। ऐसे ही न्यू डील करके जो यूएसए ने शुरू किया था ग्रेट डिप्रेशन के बाद में 1920s 30s के बाद में, तो उसमें आप देखोगे लगभग 34,000 पब्लिक वर्क्स मिले थे, $3 बिलियन का वो काम था। तो इससे क्या होता है, देखो ये चीज़ आपको भी दिमाग में आई होगी कि इस पार्लियामेंट की कंस्ट्रक्शन से क्या फ़ायदा होगा, स्टैच्यूज़ बनाने से क्या फ़ायदा होगा। इससे बहुत देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत फ़ायदे हैं। स्टैचू बना दिए फॉर एग्जांपल, बनाओगे तो उसके आसपास में कितने जनों को जॉब मिलने वाली है, पहली चीज़। दूसरा, वहाँ पे टूरिस्ट आएंगे तो उससे रेवेन्यू आती है कि नहीं, एक ये चीज़ देखो। दूसरी, पार्लियामेंट अगर बन रही है, माना कि वहाँ पर पेड़ पौधे इनको भी हटाना लगाना है, आप एक बार देखो इस टाइम पे कितना क्राइसिस है, जॉब क्राइसिस बहुत ज़्यादा है ना। पार्लियामेंट बनेगी, कितने जनों को जॉब मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पे पार्लियामेंट बनेगी वहाँ पर बहुत पेड़ पौधे कटेंगे, तो दूसरी जगह पर आपको पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, तो वो भी तो प्लांटेशन का काम होगा, उसमें भी तो रोजगार मिलेगा ना। देखो इकोनॉमी इज ऑल अबाउट। नरेगा क्यों शुरू किया था आपको पता है? केवल ये कि कैसे भी करके लोग लेबर करें और उनके हाथों में पैसा जाए और इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होती रहे। और नरेगा आज भी इसीलिए ज़िंदा है। नहीं, रियलिटी में आप देखोगे गांव में जाके नरेगा में केवल खड्डे खुदाए गए थे, पर वो खड्डे खुदाने में भी बहुत बड़ा पर्पस था कि इकोनॉमी में डिमांड बनती रहे, लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, वो डिमांड करेंगे, इकोनॉमी साइकिल चलती रहेगी। और हमारी इकोनॉमी आज 2.5 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है। समझ गए? तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको आप ये मत सोचो कि केवल पब्लिक स्टंट है, नहीं जी, इसमें बहुत ज़्यादा हिडन जो टारगेट्स हैं वो भी होते हैं, वो हमें जानने की ज़रूरत है बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, $5 ट्रिलियन का हम टारगेट कर रहे हैं 2024 आते आते। $10 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी बनाना चाहते हैं 2030। तो ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है ना, या इसकी रीडेवलपमेंट की जाए सेंट्रल विस्टा की, तो इस तरीके से नेशनल इंटीग्रेशन का काम भी करेगा। डाइवर्सिटी को आप इंटीग्रेट कर रहे हो यहाँ पे। इसके अलावा इस तरीके के प्रोजेक्ट जो हैं वो जॉब भी क्रिएट करते हैं, एक नेशनल प्राइड भी आएगा लोगों के बीच में। ठीक है, न्यू इंडिया का जो एस्पिरेशन है वो फुलफिल होता हुआ दिखाई देगा। 130 करोड़ जो सिटीजन्स हैं उनकी कहीं ना कहीं एस्पिरेशंस फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है हमारे डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में। ओके, इस तरीके से डिस्कशन यहीं खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।